अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी के 3 मेन पैराडाइम्स हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोशल कन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पैराडाइम में हमने पढ़ा था कि जो हमारी सोसाइटी के पार्ट्स हैं वो आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हों, और ये जो सारे पार्ट्स हैं ये आपस में मिल के सोसाइटी की स्टेबिलिटी और हार्मनी के लिए काम करते हैं। ये हमारा था स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन थी, और इसके जो 3 फंक्शंस आगे बताए थे आपको लास्ट स्लाइड में, जैसे आपने पढ़ा था कि जो काम किया था रॉबर्ट के मर्टर ने इसके 3 किस्म के 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताए थे, मैनिफेस्ट, लेटेंट और डायफंक्शन। मैनिफेस्ट वो होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो ऑब्जर्वेबल होते हैं। लेटेंट वो होते हैं जो अनऑब्जर्वेबल होते हैं, जो अनइंटेंडेड होते हैं, जो अनसीन होते हैं। और सोशल फंक्शंस, डायफंक्शंस वो होते हैं जो हमारे सोशल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, आज का जो हमारा पैराडाइम है वो सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम है। इसकी भी जो ओरिएंटेशन है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम की तरह मैक्रो लेवल है। ये ब्रॉड फोकस है सोसाइटी को देखने का, माइक्रो फोकस नहीं है। ये ब्रॉड तरीके से हमारी सोसाइटी को देखता है। इसके मुताबिक जो सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम है, इसके मुताबिक जो सोसाइटी है वो एक अरीना है जिसमें इनइक्वालिटी है, जिसमें कंपटीशन है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट आता है और सोशल चेंज आता है। जो सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम है बेसिकली इस पे सबसे पहले काम किया था कार्ल मार्क्स ने। उसके मुताबिक हमारी जो सोसाइटी है इसमें 2 क्लासेस हैं। एक एलीट क्लास है, इसने इसको बोर्जुआज का नाम दिया था, और एक पुअर क्लास है, इसने इसको प्रोलिटेट्स का नाम दिया था। जो बोर्जुआस हैं वो हमारी सोसाइटी की इंडस्ट्रीज़ के, हमारी सोसाइटी की जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल हमारा बैकग्राउंड है उनके ओनर हैं, और जो सारे रिसोर्सेज हैं ये इन्हीं के हाथ में हैं। जबकि जो प्रोलिटेट्स हैं वो गरीब लोग हैं, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ये किसी चीज़ के ओनर नहीं है। इनके पास सिर्फ देने के लिए अपनी वेजेस हैं, अपनी कह लें कि ये एजुकेटेड नहीं है इसलिए ये मजबूर हैं, इन्होंने अपनी वेजेस बोर्जुआस को दे के उनसे इनकम लेनी होती है। जब ये दोनों आपस में काम करती हैं बोर्जुआज और प्रोलिटेट्स, तो क्या होता है कि जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आपने भी बीबीए वालों ने तो इंडस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट का बड़ा शेयर होता है वो जो ओनर होता है उसके पास जाता है, और जो वर्कर होते हैं उनके पास शेयर का सबसे कम पार्ट जो होता है वो पहुंचता है। तो प्रोलिटेट्स में आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्शियसनेस पैदा होती है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन हमें जो वेजेस मिल रही हैं वो बहुत कम है। तो वो आपस में मिलके एक क्लास बना लेते हैं, उसको उसने प्रोलिटेट्स का नाम दिया था, जो आपस में मिलकर स्ट्राइक करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं बोर्जुआस के अगेंस्ट, जो कहते हैं कि जो बोर्जुआस हैं उनको चाहिए कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म कर दें और हमें भी अपने इक्वल शेयर दें। इसके जो की एलिमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ये बेनिफिशियल है किसी एक ख़ास मेजॉरिटी के लिए, जबकि सोसाइटी को इसने सोशल कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ने सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक वो पर्सपेक्टिव है, एक वो क्लास है जो कि सोसाइटी को बेनिफिशियल तरीके से देखती है, जिसको ज़्यादा प्रॉफिट का, ज़्यादा रिसोर्सेज का शेयर मिलता है, वो उसको उसने बोर्जुआस का नाम दिया था। जबकि दूसरे साइड पे वो क्लास है जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, जिनको कम प्रॉफिट मिलता है, उसने उसको नाम दिया था प्रोलिटेट्स का। फैक्टर्स जैसे कि रेस, क्लास, सेक्स और एज ऐसे हैं जो सोशल इनइक्वालिटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस की बात करूं तो पाकिस्तान में तो रेस कोई इतना बड़ा फिनोमिना नहीं है, बल्कि हमारे इस्लाम ने तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना लास्ट एड्रेस किया था तो उन्होंने कहा था कि किसी काले को किसी गोरे पर कोई प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन यही जो रेस है इसको अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में रेस बहुत बड़ा सोशल फिनोमिना है। वहाँ पे ब्लैक और वाइट पीपल का बहुत कंसेप्ट है। सारे जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो वाइट पीपल्स के लिए हैं, जबकि जो ब्लैक्स हैं उनको, जो अफ्रीकन्स हैं उनको उनके बेसिक राइट्स से भी नहीं प्रोवाइड किए जाते।
नेक्स्ट सेक्स का बताया जा रहा है कि जैसे मेल और फीमेल है। ये मैंने आपको शायद पहले भी सोशियोलॉजी पढ़ते हुए बताया था कि जेंडर से मुराद हमारे सोशल करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हमारे सोशल रोल्स डिफरेंट होते हैं, मेल के सोशल रोल्स अलग से होते हैं, फीमेल के सोशल रोल्स अलग से होते हैं। सोशल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, ये सारा कुछ मेल और फीमेल के दरमियान डिफरेंट होता है। इसको सोशल करेक्टरिस्टिक्स को हम जेंडर का नाम देते हैं, जबकि बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को हम सेक्स का नाम देते हैं। जैसे हमारी जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल का, वो अलग होता है, इसको हम सेक्स का नाम देते हैं। ये जेंडर और सेक्स में डिफरेंस होता है। क्लास, जैसे अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसी के मुताबिक उन्हें राइट्स भी मिलते हैं। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ये कंसीडर किया जाता है कि जो मेल होता है, क्योंकि हमारा पैट्रियार्कल सिस्टम है, तो ज़्यादा जो राइट्स होते हैं वो मेल के पास होते हैं और औरत के पास राइट्स कम होते हैं। ऐसे ही एज भी लिंक है कि जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनको राइट्स कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन के। फिर जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, जो एलीट क्लास होती है, उनके पास ये एडवांटेज होता है, वो डिसएडवांटेज कर देते हैं, वो कम शेयर देते हैं, वो कम प्रॉफिट देते हैं उस क्लास को जो कि पुअर सोशल क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम का जो फाउंडर था वो कौन था, या सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम में किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया है। इसमें सबसे पहले जो मैंने कार्ल मार्क्स का आपको बताया है कि कार्ल मार्क्स ने सोशल इनइक्वालिटी पे बात की थी, सोशल कन्फ्लिक्ट पे बात की थी। इसने ये बताया था कि जब दोनों दोनों जो क्लासेस हैं, बोर्जोइस और प्रोलेटारिएट्स, जब आपस में टकराती हैं तो इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो वर्कर्स हैं वो एक क्लास बन के स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं बोर्जोइस के खिलाफ। वो कहते हैं कि हमने काम नहीं करना जब तक कि हमें इक्वल प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो उनको उनकी वेजेस नहीं पूरी मिलती, और जो बोर्जोइस होते हैं उन्हें क्या होता है कि उन्हें उनका शेयर नहीं मिलता है। उन्हें उनका शेयर नहीं मिलता, तो ऐसे ये जो दोनों क्लासेस होती हैं इनमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हमारी सोसाइटी में कंपटीशन बढ़ जाता है, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट डिबोइस का बताया था कि डिबोइस जो था ये ब्लैक, इसका जो रेस था वो ब्लैक लोगों, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से बिलोंग करता था। इसने रेस पे जो मेजर प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ते हैं, इनको मेजर प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ते हैं, इनको जो मेजर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं ब्लैक लोगों को, चाहे वो उनके बेसिक राइट्स ना मिलें, या चाहे उनको वो उनके जो कह लें कि बेसिक जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे उन्हें सेपरेट कर दिया जाए, वो उनको ना मिले यूनाइटेड स्टेट में। इसने उस पर काम किया था 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट आपको फेमिनिज्म का बताया जा रहा है। फेमिनिज्म से मुराद ये है कि जो हमारे इक्वल राइट्स हैं वो फीमेल और मेल को इक्वल दिए जाएं, उसको हम फेमिनिज्म का नाम देते हैं। इस पर इसने कहा था कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो फोकस करता है कि जो इनइक्वालिटी है और कन्फ्लिक्ट है वो मैन और वुमेन के दरमियान है, कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है, तो इसमें जो ज़्यादा राइट्स हैं वो मेल को मिलते हैं, जबकि फ़ीमेल को कम राइट्स मिलते हैं। फ़ीमेल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स कम होती हैं। इसी तरह जो प्रॉपर्टी है उसमें भी फ़ीमेल का जो राइट होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता। इसने इसको फेमिनिज्म के साथ लिंक किया था और ये बताया था जो सोशल इनइक्वालिटी है वो मेल और फीमेल के दरमियान अगर हम देखें तो ये हमारा पर्सपेक्टिव फेमिनिज्म होगा। फिर बताया था कि मारेंटिनो और जेन आदम्स, ये दोनों फीमेल सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फीमेल्स राइट्स और फेमिनिज्म पे बहुत काम किया था। इनका ये मानना था कि जो वुमेन है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, इसलिए फीमेल्स और मेल को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। रेस कन्फ्लिक्ट का बताया जा रहा है, जैसे मेल और फीमेल में अगर हम कहें कि इक्वल राइट्स नहीं है, इक्वलिटी नहीं है,
इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल में, तो उसको हम कहेंगे कि ये इनइक्वालिटी या कन्फ्लिक्ट है बिटवीन फेमिनिज्म में या बिटवीन सेक्स में। अगर उसी कन्फ्लिक्ट को अगर हम रेस में देखें कि ब्लैक और वाइट लोगों में देखें, तो वो हमारा रेस कन्फ्लिक्ट होगी, रेस कन्फ्लिक्ट अप्रोच होगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो फोकस करता है कि जो इनइक्वालिटी और कन्फ्लिक्ट है वो लोगों के दरमियान है जो डिफरेंट रेसेस से और डिफरेंट एथनिक कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने सेक्स और जेंडर में आप लोगों को डिफरेंस बताया है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो मेल और फीमेल की डिफरेंट होती हैं वो हमारा सेक्स कहलाती हैं, जबकि जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मेल और फीमेल की डिफरेंट होती हैं वो हमारा जेंडर कहलाती हैं। सेक्स से मुराद जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है मेल और फीमेल की। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद जैसे हमारे रोल्स डिफरेंट हैं। फीमेल्स के साथ अटैच ये किया जाता है कि वो ज़्यादातर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करेंगी, और जो मेल्स हैं वो इनकम का एक मेन हब होंगे, मेन रिसोर्स होंगे। इसलिए जो फीमेल होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो जॉब ज़रूर करेंगी एज़ कम्पेयर टू मेल के। तो वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिफरेंस होता है मेल और फीमेल को, उसको हम नाम देते हैं रेस कन्फ्लिक्ट अप्रोच का। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये फोकस करता है कि इनइक्वालिटी और कन्फ्लिक्ट है जो डिफरेंट रेसेस और एथनिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लोग उनके दरमियान। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, आपका क्यों ये माइक्रोफोन ऑन हुआ है? कि कन्फ्लिक्ट और जो कन्फ्लिक्ट है वो डिफरेंट रेशियल और एथनिक कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। अब रेस का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे जो वाइट और ब्लैक लोग हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो रेस कहलाता है। एथनिक कैटेगरीज होती हैं कि हमारे जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हमारे पंजाबी लोगों का कल्चर सिंधी लोगों से अलग है, सिंधी लोगों का कल्चर बलोचियों से अलग है, हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ में डिफरेंसेस होते हैं। ये हमारी एथनिक हमारा एथनिकल हमारे कह लें कि एथनिकल डिफरेंसेस होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस होंगे तो हम कहेंगे कि ये एथनिसिटी है, और अगर हमारी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये रेशियल डिफरेंसेस हैं, रेशियल कन्फ्लिक्ट है। फिर इसने बात किया कि जो लोगों का कलर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये डिबोइस ने काम किया था कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में जैसे जैसे सोशियोलॉजी इमर्ज होती है तो जो कन्फ्लिक्ट होता है वो ज़्यादातर रेशियल कन्फ्लिक्ट पे होता है। जैसे अभी हमारे पाकिस्तान में चाहे सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, जिस भी एथनिसिटी से लोग बिलोंग करते हैं उन्हें इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ये उन्हें इक्वल राइट्स मिलते हैं। लेकिन जो रेशियल कैटेगरीज होती हैं, जो रेस का कन्फ्लिक्ट होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है सोसाइटीज़ में। नेक्स्ट आपका थर्ड जो पैराडाइम है वो है, इसको हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम कहते हैं। इसकी जो ओरिएंटेशन है ये माइक्रो लेवल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लाहौर को किसी बाईसाइकिल पे अगर हम पैदल लाहौर को देखें तो हमें हर दरवाज़ा, हर मस्जिद, हर घर नज़र आएगा। ये हमारी माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन होती है। ये क्लोज फोकस होता है हमारा सोशल इंटरेक्शन पे किसी भी ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि किसी भी मैरिज सेरेमनी में लोगों का एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगा, उनका स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा, वो वहाँ पे मिलके क्या बातें करते हैं, कैसी उनकी नॉर्म्स होती हैं, कैसी वैल्यूज़ को वो फॉलो करते हैं, तो ये हमारी सिचुएशन हमारी माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन कहलाती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम के मुताबिक जो सोसाइटी है वो एक प्रोडक्ट है जिसमें जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो एवरीडे इंटरेक्शन करते हैं तो सोसाइटी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरे स्टूडेंट्स और मैं हूँ, जब तक मैं स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक हमारी क्लास कंडक्ट नहीं हो पाएगी। मैं आप लोगों को अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन देती हूँ, फिर आगे से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका मुझे रिस्पॉन्स देते हो या मैं आपको रिस्पॉन्स देती हूँ, आंसर देते हो, हम में से कोई एक क्वेश्चन करता है और एक आंसर देता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन की मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि ये वो सोशल प्रोसेस होता है जिसमें दो इंडिविजुअल आपस में एक्शन और रिएक्शन रोल प्ले करते हैं, उसको हम सोशल इंटरेक्शन का नाम देते हैं।
इसके जो की एलिमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो सोसाइटी है वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो लोग हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सोसाइटी बनती है। जैसे मदर और डॉटर है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो घर में काम चल रहा है। टीचर और स्टूडेंट है वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो काम चल रहा है। दो फ्रेंड्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो क्लास हमारी बेनिफिशियल तरीके से, ये एक अच्छे तरीके से कंडक्ट हो पाई है। ये यूनिवर्सिटी में बात करने वाले दो स्टूडेंट्स या दो फ्रेंड्स जो आपस में काम कर रहे हैं, जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान इंटरेक्शन होगा। ऐसे ही शॉपकीपर और आप कह लें कि जो दुकानदार है और जो ख़रीदार है उनके दरमियान इंटरेक्शन होगा तो उन्हें मिलेगा। डॉक्टर और पेशेंट है, और भी बहुत से हमारे इंटरेक्शन के रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपस में एक्शन और रिएक्शन रोल प्ले करते हैं, तो हमारी सोसाइटी चलती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम के मुताबिक जो सोसाइटी है वो कम्प्लेक्स है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। ये सोसाइटी के सब्जेक्टिव मीनिंग होते हैं जो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सोसाइटी को देख रही हूँ तो मेरा जो पर्सपेक्टिव या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा सोसाइटी को देखने का, वो आप लोगों से डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी में सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ को पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि नॉर्म की डेफिनेशन क्या है, वैल्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। मैंने सोसाइटी के मेजर इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा हुआ है। मैं सोसाइटी को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करूँगी एज़ कम्पेयर टू यू। इसी तरह आप सोसाइटी को, अगर आप इकोनॉमिक से आपका बिलोंगिंगनेस है आपकी, अगर बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आप सोसाइटी को उसी पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे। अगर साइकोलॉजिस्ट हैं तो साइकोलॉजिस्ट भी अपनी जो बेसिक इनकी थेरीज़ हैं, इनका जो पर्सपेक्टिव है, उसी तरीके से सोसाइटी को देखने की कोशिश करेंगे। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शन का बताया जा रहा है कि इसमें किसने काम किया था। सबसे पहले मैक्स वेबर का बताया गया है कि मैक्स वेबर ने जो पॉइंट ऑफ व्यू मैक्स वेबर का था वो यही था कि इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में इंडिविजुअल्स को जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मैरिज सेरेमनी की बताया है, एग्जांपल दिया है कि किसी भी मैरिज सेरेमनी में लोगों का स्पेसिफिक कह लें कि बिहेवियर होगा, स्पेसिफिक बिहेव करेंगे वो, उसको हम इंटरेक्शन का नाम देंगे। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का बताया जा रहा है कि इसने ये बताया था कि पर्सनैलिटीज़ सोशल एक्सपीरियंसेस से कैसे डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का सोशल एक्सपीरियंस पॉजिटिव है तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी। या ये कह लें कि अगर सोसाइटी में किसी के साथ कोई हरासमेंट का इंसिडेंट हुआ है, कोई वायलेंस का इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो जो भी उसने फेस किया, इंसिडेंट फेस किया है, उसके जो सारे इम्पैक्ट्स होंगे वो उसके उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे हमें शो ऑफ होंगे। इसी तरह अगर अपनी सोसाइटी से कोई पॉजिटिव वे में कोई इंसिडेंट आपने फेस किया है, तो वो जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे वो भी आपकी सोसाइटी से रिफ्लेक्ट होंगे। नेक्स्ट, गोफमैन ने बताया था कि गोफमैन का कहना था कि जो सोसाइटी है ये हम ऐसे ही हैं जैसे हम कोई ड्रामा या कोई किसी नॉवल या किसी थिएटर में काम कर रहे हैं। हमें हर किसी को एक स्पेसिफिक रोल दिया हुआ है अल्लाह ने, हम उसी रोल को इस दुनिया में आके प्ले कर रहे हैं। हमारा एक फ्रंट स्टेज है और एक बैक स्टेज है। फ्रंट स्टेज वो स्टेज होता है जो हमारा सोशल रिलेशंस में, सोशल इंटरेक्शन में किसी के भी सामने होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा आपके साथ क्लास में इंटरेक्शन हो रहा है तो मैं फ्रंट स्टेज पे हूँ, और अगर मैं अपने ऑफिस में अकेली बैठी हुई हूँ तो ये मेरा बैक स्टेज होगा। बैक स्टेज किसी भी इंडिविजुअल की वो स्पेस होती है जहाँ पे वो किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता बल्कि वो अकेला होता है। जॉर्ज होमेंस और पीटर ब्लू का बताया जा रहा है कि सोशल एक्सचेंज एनालिसिस पे इसने काम किया था कि कैसे हम सोशल रिलेशन से एक्शन और रिएक्शन जब हम एक दूसरे का करते हैं तो कैसे सोशल रिलेशंस बनते हैं, और फिर कैसे उन सोशल रिलेशंस का एक्सचेंज होता है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट इस पे क्रिटिकल एवेल्यूएशन है, क्रिटिक किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम पे लोगों ने कि ये बहुत ब्रॉड फोकस है, इसने सोसाइटी में पाई जाने वाली इनइक्वालिटीज़ को इग्नोर कर दिया है, इसने रेस, जेंडर, इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है।
इसने सिर्फ सोसाइटी की स्टेबिलिटी पे काम किया, सोसाइटी के ऑर्डर पे काम किया है। और जो स्टेबिलिटी है, इसमें इसने कन्फ्लिक्ट का जो एक पर्सपेक्टिव होता है, कन्फ्लिक्ट का एक जो फैक्टर होता है, उसको इग्नोर कर दिया था। जबकि सोशल कन्फ्लिक्ट जो हमारा पर्सपेक्टिव है, उस पे क्रिटिक किया हुआ था कि ये बहुत ब्रॉड फोकस है। इसने इग्नोर कर दिया था हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको, नॉर्म्स को, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को, कि हम आपस में एक दूसरे पे इंडिपेंड कर रहे हैं। मैं आपको लेक्चर दूंगी, मैं आपके मार्क्स एंटर करूंगी, मैं आपके पेपर चेक करूंगी, मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी। इसका मतलब है कि आप मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं और आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे, मेरे लेक्चर को सुनेंगे, मेरा पेपर देंगे, मैं आप पे डिपेंड कर रही हूँ। तो वो कह रहा है कि जो हमारी इंटरडिपेंडेंस है, इसको इग्नोर कर दिया था। सोसाइटी की यूनिटी को, इसके पॉलिटिकल गोल्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था सोशल कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ने। जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन आपका पैराडाइम है, इस पे ये क्रिटिक हुआ था कि ये सोसाइटी के लार्जर स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देता है। इसने सोसाइटी के लार्जर स्ट्रक्चर पे बिल्कुल फोकस नहीं किया। इसने कल्चर पे, जैसे क्लास है, जेंडर है, रेस है, इन फैक्टर्स पे बिल्कुल काम नहीं किया। नेक्स्ट फिर अगर आप देखें तो आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले जो इसकी ओरिएंटेशन है, ये बताई हुई है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम है, सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम है, इनकी जो ओरिएंटेशन है ये मैक्रो लेवल है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन की जो ओरिएंटेशन है ये माइक्रो लेवल है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये सोसाइटी का इमेज क्या है इनके सामने। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है वो ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है, इसके आपस में पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिल के सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, सोसाइटी में हार्मनी लेके आते हैं। जैसे इधर बताया जा रहा है कि एक सिस्टम है इंटर रिलेटेड पार्ट्स का जो आपस में स्टेबल है। जो ईच पार्ट है वो अपनी सोसाइटी का रोल प्ले करता है। अगर वो रोल प्ले करता है तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है, सोसाइटी में हार्मनी आती है। वो आपस में रोल प्ले करते हैं तो सोसाइटी चलती है। सॉरी, ये आपको बाद में स्लाइड्स मिल जाएंगी। अच्छा, हम पढ़े थे कि ये जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये आपस में काम करते हैं तो सोसाइटी चलती है। ये अभी थोड़ा नेट का भी इशू हो गया था और कुछ आपके जो मैंने पहले भी बताया था, जो जूम का आपका सेशन होता है वो 40 मिनट्स का होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है, वो एंड हो जाते हैं 40 मिनट्स, तो ये जूम की जो क्लास, जो जूम का लेक्चर होता है, वो आपको दोबारा रीजॉइन करना पड़ता है। अब फिर ये आपको बताया जा रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली एग्री होते हैं कि जो उनके जो मोरल राइट्स हैं, जो मोरली रॉन्ग है, वो उनसे अवेयर होते हैं। और अगर सोसाइटी में कोई गलत काम करता है तो वो सब उसके अगेंस्ट अब अपनी आवाज़ उठाते हैं कि ये गलत काम हुआ है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है या वायलेंस है
या कोई भी सोशल ईवल है, अगर किसी ने वो कुछ किया है तो वो सब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं कि गलत काम हुआ है। सोशल कन्फ्लिक्ट जो अप्रोच है वो सिस्टम है जो सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इसमें कार्ल मार्क्स के मुताबिक क्लास है, जेंडर है, कन्फ्लिक्ट है और सोसाइटी है जो किसी एक क्लास के लिए, किसी एक कैटेगरी के लिए बेनिफिशियल है, बाकी दूसरों जो दूसरी क्लास एग्जिस्ट कर रही है हमारी सोसाइटी में उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। जो सोशल इनइक्वालिटी है उनकी वजह से कन्फ्लिक्ट आता है, जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन के मुताबिक जो सोसाइटी है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी में कम्युनिकेशन होते हैं। सोसाइटी में जो रियलिटी होती है लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो वेरिएबल होती है, वो चेंजेबल होती है, लोगों की रियलिटीज़ जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चंस का बताया गया कि किस किस्म के क्वेश्चन ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड करते हैं कि जो सोसाइटी कैसे मिलके बनती है, इसके मेजर पार्ट्स कौन से हैं, इसके आपस में पार्ट्स का लिंक क्या है और ये आपस में सोसाइटी कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी और हार्मनी आए। नेक्स्ट बताया जा रहा है जो कन्फ्लिक्ट अप्रोच है ये सोसाइटी को कैसे दो क्लासेस में डिवाइड करती है, कैसे जो लोग हैं वो ज़्यादा एडवांटेज ले लेते हैं और जिन लोगों को ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता उन पे क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी का। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच है लोग उसको कैसे सोसाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं, रियलिटी कैसे बनती है और जो बिहेवियर और मीनिंग होते हैं वो कैसे पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं, कैसे रियलिटी चेंज होती है। नेक्स्ट फिर आपको अप्रोचेस का बताया जा रहा है कि अगर हम यही अप्रोचेस जो हैं सोशियोलॉजी के किसी भी स्पोर्ट्स पे अगर हम अप्लाई करें तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो स्पोर्ट्स है वो कैसे काम करेगा कि जो आपस में 12 फॉर एग्जांपल जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, अगर वो 12 प्लेयर्स पे कंसिस्ट करती है तो सारे जो प्लेयर्स हैं उनका एक मेजर पर्पस होगा। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान जीत सके। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो ये कहती है कि वो इंटेंशन होता है, स्पोर्ट्स वो इंटेंशन होता है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स की वजह से लोगों में स्टेबिलिटी आती है, लोगों में यूनिटी आती है। जैसे 12 लोग हैं, अगर उनका पर्पस एक होगा, उनका एम एक होगा, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी। जो स्पोर्ट्स का फंक्शन है वो बता रहे हैं कि ये फंक्शनल भी होता है और इसके डाई फंक्शनल कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शनल कंसिक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि जो स्पोर्ट्स हैं उसमें स्टेडियम में बहुत से लोग जाते हैं, वो टिकट ख़रीदते हैं, वो हमारी कंट्री के लिए वो इकोनॉमिकल तौर पे हमारी कंट्री को उससे सपोर्ट मिलती है। डाईफंक्शनल ऐसे होता है कि अगर क्रिकेट प्लेयर्स के दरमियान आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाए या स्टेडियम में दो लोगों में कन्फ्लिक्ट आ जाए तो वो जो वहाँ का एक इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल चेंज होता है, वो वहाँ पे डाईफंक्शनल इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम आपस में खेल रही हैं तो किसी दो प्लेयर्स में कन्फ्लिक्ट की वजह से अगर मैच रुक जाता है तो हम कहेंगे कि ये उसके डाईफंक्शनल कंसिक्वेंसेस हैं। इसी तरह कन्फ्लिक्ट अप्रोच को देखें तो कन्फ्लिक्ट अप्रोच कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स वो सोर्स है जिसकी वजह से सोसाइटी में जो सोसाइटी है वो सारी सोसाइटी को दो कैटेगरीज़ में, दो क्लासेस में डिवाइड कर देती है। इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो रिफ़्लेक्ट करते हैं उनकी सोशल स्टैंडिंग्स को। जैसे जो एलीट क्लास है उनके जो स्पोर्ट्स होंगे, जिन स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्टेड होंगे या पार्टिसिपेट करेंगे, वो उन्हीं के मुताबिक सोफिस्टिकेटेड होंगी, एक्सपेंसिव होंगी। जैसे स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, मोस्टली इसमें ज़्यादातर मेल पार्टिसिपेट करते हैं, फ़ीमेल को ज़्यादा कम सपोर्ट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल की निस्बत। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आपको पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो बिग लीग होती हैं इसमें से उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिनका किसी ब्लैक या किसी स्पेसिफिक रेस से जिनकी बिलोंगिंगनेस होती है। यूनाइटेड स्टेट में बताया जा रहा है कि इनक्वालिटीज़ जो होती हैं वो जेंडर पे होती हैं, रेस पे होती हैं और इकोनॉमिकल पावर्स पे होती हैं। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि ये जो वाइट पीपल हैं इनके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितनी फैसिलिटीज़ हैं और जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं इनके लिए कितनी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, इसमें प्रोफेशनल फ़ुटबॉल है कि जो
पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में। इसमें वेरियस पोजीशंस हैं। अब आपको ये ज़्यादा पोजीशन इसने आपको पर्पल कलर में बताया हुआ है कि ये वाइट प्लेयर हैं, जबकि इसके साथ वाले आपको कलर में ऑरेंज से कलर में आपको बताया गया है कि ये अफ्रीकन अमेरिकन है। अब ये जो ऊपर आपको ऑफेंस में ज़्यादातर लोग नज़र आएंगे वो आपको पर्पल नज़र आएंगे ऑफेंस में, क्योंकि ये वो बता रहा है कि ऑफेंसिव साइड पे ज़्यादातर वाइट लोगों को ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखें तो डिफेंस में हमारे पास ज़्यादा अफ्रीकन अमेरिकन लोग होंगे जिनके पास कम एडवांटेजेस होंगे, जिनके पास रिसोर्स कम होंगे, जिनके पास फैसिलिटीज़ कम होंगी। नेक्स्ट इंटरेक्शन से स्पोर्ट्स का बताया जा रहा है कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच करती है कि स्पोर्ट्स वो सिस्टम है जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस से चलती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर दो प्लेयर बैटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे कि हमने कब जो हमारा जो स्कोर है इसको ज़्यादा तेज़ी से खेलना है और कब हमने ज़्यादा बॉल को तेज़ी से खेलना है और कब हमने ज़्यादा स्लो खेलना है। वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो जो स्पोर्ट्स का एक पूरा सिस्टम है, जो एक क्रिकेट का जो एक मैच हो रहा है उसका जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा, वो ऑन गोइंग रहेगा। इसमें जो थ्री फंक्शनल आपको पर्सपेक्टिव हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, सोशल कन्फ्लिक्ट है और सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। इसके ज़रिए बताया गया है कि स्पोर्ट्स की इंसाइट्स क्या हैं, स्पोर्ट्स कैसे हमारी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल फंक्शनल कैसे देखते हैं स्पोर्ट्स को, कन्फ्लिक्ट वाले कैसे देखते हैं और सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले कैसे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फंक्शनल वाले ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स की वजह से हमारी सोसाइटी में यूनिटी आती है, हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है, ऑर्डर आता है। जबकि कन्फ्लिक्ट वाले कह रहे हैं स्पोर्ट्स की वजह से जो ज़्यादा फैसिलिटीज़, जो ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो एलीट क्लास के पास होते हैं, तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आता है लोगों के दरमियान। जबकि जो इंटरेक्शन वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स है उसकी वजह से दो कैटेगरीज़ के दरमियान, दो इंडिविजुअल्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है, जिससे हमारी सोसाइटी जो होती है उसका प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इंटरेक्शन और रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। तो ये स्पोर्ट्स को इन्होंने आपको एक स्पोर्ट्स को तीनों पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया कि कैसे स्पोर्ट्स हमारी सोसाइटी में तीनों पर्सपेक्टिव के लोग आपस में डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था।